हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपकी 8वीं क्लास की वर्कशीट है। इसमें हम आपकी जो हिस्ट्री की बुक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 11 है। 2 नवंबर की वर्कशीट है। इसमें बच्चों जो आपका टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। मुगल बादशाहों में मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। तो देखा जाएगा मुगल यानी कि मुगल डायनेस्टी की हम बात करेंगे। मुगल्स जब आए थे उसमें जो आपके आखिरी अंतिम जो शक्तिशाली बादशाह बचे थे कौन से थे कौन कौन थे वो? औरंगजेब थे। तो जिनकी मृत्यु 1707 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदार ने अपने क्षेत्रीय रियायतें कायम कर लीं। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। यानी कि इनके डेथ के बाद, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज क्या करने लगे, अपनी ज़्यादा ये कब्जा करने लगे या ज़्यादा क्षेत्र अपने अंडर में लेने लगे। इनकी ताकत अंग्रेजों की उस टाइम बढ़ गई थी। ऐसी छोटी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे देश के नीति निर्धारक बन बैठे। फिर क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों को घेरते घेरते क्या हुआ, अब वो समय आ गया था हमारे देश में जब अंग्रेज हमारे ऊपर काफ़ी कब्जा कर चुके थे। अब हमारे देश के नीति निर्धारक वो बन गए थे। ये कैसे संभव हुआ, आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद 1707 के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों की ताकत बढ़ती गई और फिर उन्होंने किस तरीके से हमारे देश पे अपना कब्जा किया। तो इसका आपके यही पॉइंट है। 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर यानी कि इजाज़तनामा हासिल किया था। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती। अब देखो क्या होता है, 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों की जो कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो एलिजाबेथ यानी कि इंग्लैंड में एक महारानी थी, तो बच्चों उन्होंने क्या कहा था कि जाओ तुम ईस्ट के जो तुम्हारे देश हैं उनके साथ तुम व्यापार कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे अंग्रेज आते हैं व्यापार करने के लिए। तो यहाँ क्या होता है कि इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर ली और एकाधिकार भी ले लिया। बच्चों इन्होंने एकाधिकार ले लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई और कंपनी आके होल्ड नहीं कर सकती है। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती है। तो उसमें जो इनको अधिकार मिला था, यानी कि ये समुद्र पार करके, यानी कि आपका अगर देखा जाए तो इंग्लैंड से आते टाइम, भारत आते टाइम एक क्या है आपका काफ़ी सारा जो है पानी का एरिया पड़ता है। इसी को ही इन्होंने बोला है समुद्र पार। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो हमारे यहाँ पे क्या होता था बच्चों, हमारे यहाँ पे व्यापार करने का इनका मेन रीज़न यही था कि हमारे यहाँ पे आएँ और यहाँ से सस्ती चीज़ें खरीद के कच्चा माल यहाँ से लेके यहाँ पे सस्ते सस्ते उस पर सामान बना के अपने यहाँ पे महंगे दामों पे बेचें। इनका मेन पर्पज़ यही था। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। तो इनके साथ साथ हमारे भारत में फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे और पुर्तगाली भी आए थे। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका से केप ऑफ हुड का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगाली ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया। तो अब देखो, अब जब इनका पूरा डिसाइड हो चुका था कि हमें भारत में जाके कब्जा करना है, तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ आती है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मैप आपका थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका इंडिया का मैप है, ये देखो। और इधर आपका ये यूरोप, तो ये, और इधर आपका बच्चों ये मान लो अफ्रीका। तो इधर से इन्हें पूरा चक्कर काट के इस तरीके से तब कहाँ आते थे, ये हमारे इंडिया पे आते थे। कहाँ आते थे? इंडिया में आते थे, क्योंकि इन्हें काफ़ी बहुत बड़ा चक्कर काटना पड़ता था जिसकी वजह से यहाँ आने में टाइम लगता था। लेकिन ये आपका हो गया इंग्लैंड, ये आपका हो गया अफ्रीका,
और यहाँ से ये पूरा ऐसे एक पूरा इधर से ये पूरा राउंड लगा के इधर से घूम के तब इंडिया आते थे ये लोग। लेकिन पुर्तगाली और इससे ज़्यादा थे। उन्होंने क्या किया, जो केरल के तट पे सबसे पहले आप कहे थे वास्को डी गामा 1498 में आए थे। तो सबसे पहले अब क्या किया, यहाँ पे पुर्तगाली ने क्या किया, इधर कब्जा कर लिया। जब तक ये लोग यहाँ पे घूम के आते ऑलरेडी इन्होंने आके ये वाला एरिया यहाँ पे घेर लिया था। आपको क्लियर है, ये आपके भारत का मैप है। और इधर से जो सारे के सारे जो हमारे देश पे जो वो इन्होंने कब्जा किया था, तो इंग्लैंड से आए थे वो, जो कि आपका कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। क्लियर है। पुर्तगालियों ने इसमें देखो सबसे पहले बच्चों इसने गोवा को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ पे छोटा सा देखोगे ना क्षेत्र, ये क्या है, गोवा। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ पे आए थे, केरल के तट पे आए थे। लेकिन जो ठिकाना इन्होंने बनाया था गोवा को बनाया था। यूरोप के बाजारों में भारत से बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग थी। यहाँ पे मांग इसलिए थी क्योंकि ये मसाले हमारे भारत में ही पाए जाते थे उस टाइम, और कहीं नहीं पाए जाते थे। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो वास्को डी गामा आए थे, तो उन्होंने देखा यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे खासे मसाले मिल रहे हैं, मिर्च है, काली मिर्च है, लौंग है, सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें फैलती गई थी, जिसके चक्कर में ये लोग यहाँ पे आते हैं और हमारे यहाँ से चीज़ें खरीद के अपने यहाँ पे ले आके महंगे दामों पे बेचते हैं। सभी यूरोपीय कंपनी के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत ने इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। अब क्या होता है, सारी की सारी कंपनियां जब आपस में इस तरीके से आती हैं तो देखते हैं कि भारत में जो वस्तुएं थी उनकी कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा था। इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे आपस में ही ये लोग होड़ करने लगे थे, यानी कि कंपटीशन करने लगे थे। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा था, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारी कंपनियों से पहले दुखी थे। अब क्या होने लगा, पहले ना बच्चों देखो, एक कंपनी यहाँ पे, एक कंपनी यहाँ पे, एक कंपनी यहाँ पे, 3 यूरोप की कंपनियाँ हैं। तो ये क्या करने लगे, आपस में ही लड़ने लगे। आपस में लड़ने के बाद इन्होंने क्या कर दी, किलेबंदी कर दी। किलेबंदी यानी कि ये एरिया ये घेर दिया ताकि इसके अंदर कोई, ये एक कंपनी है, इसके अंदर कोई ना है। इसको ऊपर जैसे बाउंड्री इन्होंने कर दी, एक तरीके की ये बाउंड्री कर दी थी इन्होंने, ताकि इसके अंदर कोई घुस ना पाए। और इसके कारण ये क्या करे, और इनके बीच में टकराव बढ़ने लगा, और जिसके कारण इनके जो फिर जो स्थानीय शासक थे उनसे भी इनका टकराव होने लगा। वो होगा ही, क्योंकि किलेबंदी करने पे इनको रोका गया था कि तुम किलेबंदी क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद देन एक धीरे धीरे करके इन यहाँ पे लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगी थी। नेक्स्ट आपका है, उदाहरण के तौर पे बंगाल के सूबे को देखते हैं। बंगाल के सूबे से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इन्होंने जो ये चीज़ें थी स्टार्ट की थी। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहले इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। अब देखो क्या होता था, यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे यहाँ पे पहले इंग्लिश फैक्ट्री शुरू करी थी, हुगली नदी ये एरिया आपकी। और जहाँ क्या हुआ, यहाँ पे निर्यात होने वाली चीज़ों को यहाँ पे जमा कर देते थे, यानी कि यहाँ पे रख लेते थे, यहाँ से हम डायरेक्ट निर्यात करेंगे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे व्यापार फैला, व्यापार फैला तो वहाँ पे जो सौदागर थे, व्यापारी थे, उसके आसपास बसने के लिए प्रेरित हो गए। मान लो यहाँ पे ये कंपनी खुली है आपकी, और इसके आसपास पे क्षेत्र पे यहाँ पे सौदागर वगैरह जो ये थे, यहाँ पे इन्होंने घर बना लिया ताकि यहीं से चीज़ें जल्दी से निर्यात कर सकें या ले सकें। 1696 आने तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने, एक किला बनाना शुरू कर दिया था। ये कंपनी हो गई, यहाँ पे सब ने घर बना लिए ये, तो इसने क्या किया, इसके चारों तरफ क्या बना दिया, एक किला बना दिया। 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। अब देखो इन्होंने क्या किया, जमींदारी भी खरीदने लगे अभी लोग, जिसमें एक गांव था कालीकाता, जो बाद में कलकत्ता बना। पहले कलकत्ता बच्चों क्या था, गांव था जिसका नाम था कालीकाता, बाद में ही ये कलकत्ता बना था। अब इसे कोलकाता कहा जाता है।
कंपनी ने मुगल बादशाह अंग्रेज से फरमान प्राप्त कर लिया जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। तो इसमें देखो अब तो और ज़्यादा हमारे लिए लॉस हो गया है कि अब कंपनी क्या करेगी, कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी कि जो टैक्स देती थी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अब सीधे अपना वो प्रॉफिट लेगी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला मिला था, न कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा यही हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। अब देखो इसने इसका विरोध किया है, इसके जो आगे की है जो टॉपिक है नेक्स्ट वर्कशीट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके आगे जब मुर्शिद कुली खान विरोध करता है तो उसके बाद क्या क्या कंडीशन होती है। तो इसमें जो आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये पहली इंग्लिश फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लो। और जो इन्होंने 1696 में इन्होंने किलेबंदी चालू कर दी थी। और यहाँ आपका जो मेन इंपॉर्टेंट बच्चों है ये वाला 1600 ईस्वी वाला, और एक आपका अफ्रीका का केप गुड होप, और इधर आपका ये है औरंगजेब, यानी कि आखिरी वो थे, इनकी मृत्यु 1707 में हुई थी। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब जो इंपॉर्टेंट आने वाला है आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में आने वाला है, जो काफ़ी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। इसमें आपका क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। तो आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार से चार्टर से यह फ़ायदा मिला कि अब कोई कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपका है यूरोपीय व्यापारी, ये आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट आपका है सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा क्यों कम होने लगा। यूरोपीय व्यापारी भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची यूरोप ले जाकर भेजना चाहते थे। बाद में यूरोप से अन्य कंपनियों के आने के कारण कंपटीशन कम हो गया और उनका मुनाफा भी कम हो गया। तो बच्चों आपके दो क्वेश्चन इसे नोट कर लो। काफ़ी बच्चे यहाँ पे आके डायरेक्ट आंसर नोट करते हैं, तो ये काफ़ी गलत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर्स ही नोट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू किया था। तो क्यों शुरू किया था ये हम देखते हैं। जब कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने निजी व्यापार करते हुए कर टैक्स देने से मना कर दिया तो बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। इसलिए बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित करता है। अपने जीवन के किसी एक उदाहरण द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। किसी भी क्षेत्र में जब एकाधिकार होता है तो हमारे अधिकारों का हनन होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए जब मैं गर्मी की छुट्टी के लिए गांव जाता हूं तो वहां फास्ट फूड की एक ही दुकान है और दुकान न केवल ऊंचे दाम वसूलता है बल्कि गुणवत्ता भी खराब है, साथ ही साथ उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ बच्चों देखी जाती है। अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं वहाँ बस एक ही दुकान है, अगर आपके मोहल्ले में कोई एक दुकान है तो क्या करेगा वो ज़्यादा ऊंचे दामों पे चीज़ें बेचेगा और उसकी वहाँ की चीज़ें भी ख़राब होती हैं। तो एकाधिकार क्या है, एकाधिकार काफ़ी ख़राब होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेन अगर दुकानदार है या कोई भी अगर कोई भी है तो वो अपनी मनमानी करते हैं जिसको दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आपके इसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे, इसे नोट कर लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ ये है, यहाँ इसे नोट कर लो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। ओके।